एलटी परीक्षा के लिए जीएस के पोर्शन को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको एलटी में या फिर एलटी प्री परीक्षा को पास करना हो तो आपका जो जीएस वाला पोर्शन है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर देखा जाए 2018 में जो पेपर हुआ था वो एक ही पेपर हुआ था और उसमें 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, और ये 30 क्वेश्चन बहुत ही कहा जाए कि महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके पेपर के अकॉर्डिंग। बट अब देखा जाए कि 2025 में जो एलटी के पेपर होने वाले हैं इसमें प्री और मेंस दोनों ही पूछे जाएंगे। तो अगर आपको एलटी की प्री परीक्षा पास करनी है और एलटी में आपको एक अच्छी जॉब चाहिए तो आप जीएस वाले पोर्शन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर 2018 में जो प्रश्न पूछे गए थे, बेसिक कहा जाए कि ये समान अध्ययन के प्रश्न दिए गए थे, बट अगर आप क्वेश्चन को लगाओगे तो आप इनका लेवल को महसूस कर सकेंगे कि भाई कि क्वेश्चन का लेवल क्या था। क्योंकि अगर एक शिक्षक पात्रता के तौर पर देखा जाए तो ये जीएस वाले क्वेश्चन थे ये बिल्कुल भी आसान नहीं थे। तो अगर आपको एलटी में एक जॉब चाहिए तो अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका लेवल काफ़ी अच्छा पूछा जा रहा है। तो जो लोग भी एलटी में एक अच्छी जॉब चाहते हैं तो बिल्कुल अभी से ही तैयारी में लग जाइए। और कहा जाए कि जो प्री पेपर है उसको आपको क्वालिफाई करना हो तो जीएस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 2018 में जो आपके पूछे गए प्रश्न थे, तो जीएस के सभी प्रश्नों को हमने वो यहाँ से लिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चनों को यहाँ पे, और अपना लेवल आप चेक कर सकते हैं कि भाई क्या पेपर का लेवल उस टाइम था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किस रोग को प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता है। प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक। ठीक है ना, अगर हम बात करते हैं एंटीबायोटिक तो ऐसे रोग जो कि बैक्टीरिया से होते हैं तो उनका निदान आप एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक से तो कर सकते हैं, बट जो वायरस से होने वाले रोग होते हैं उनका निदान आप प्रतिजैविक या फिर एंटीबायोटिक से नहीं कर सकते हैं। तो हम देखते हैं भाई कि यहाँ पे कौन से वायरस से होने वाले डिसीज़ है, वायरस से होने वाला रोग है। ठीक है, 6 रोग की बात करते हैं तो बिल्कुल भाई ये बैक्टीरिया से होता है। आपका टिटनेस भी बैक्टीरिया से होने वाला है, हैजरा भी आपके बैक्टीरिया से होता है। बट बात करें हम लोग खसरा की, तो खसरा आपका वायरस से होता है। ठीक है ना, खसरा किससे होता है, वायरस से होता है, और इसका निदान आप प्रतिजैविक या फिर एंटीबायोटिक से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, खसरा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भाई निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ कहा जाए कि कुछ डिवाइसेस के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके आविष्कारक के नाम दिए गए हैं। पहला है कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज, तो बिल्कुल सही है, कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बैबेज के द्वारा हुआ था। रेडियो कार्ल बेंज। बैरोमीटर ई टेरिसली, तो बिल्कुल सही है, बैरोमीटर का आविष्कार ई टेरिसली द्वारा किया हुआ था। डायनमो का आविष्कार भी माइकल फैराडे के द्वारा हुआ था। बट बात करें रेडियो का आविष्कार, ठीक है, तो रेडियो का आविष्कार भाई कार्ल बेंज के द्वारा नहीं हुआ था। रेडियो का आविष्कार हुआ था आपके मार्कोनी के द्वारा, जिनका नाम था जी मार्कोनी। क्या नाम था, जी मार्कोनी के द्वारा आविष्कार हुआ था रेडियो का। कार्ल बेंज की बात करते हैं तो भाई कार्ल बेंज ने आपके पेट्रोल इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है ना, किसका, पेट्रोल इंजन का आविष्कार किया था कार्ल बेंज ने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। संचार उपग्रह सदैव पूछा जा रहा है, जो संचार उपग्रह होते हैं वह सदैव कहाँ पर स्थित होते हैं या फिर कहाँ पर भ्रमण करते हैं। ए ऑप्शन आपका है अपनी चाल से ही भ्रमण करते हैं, बी स्थिर रहते हैं, सी भू स्थिर रहते हैं, या फिर डी अपना पथ एवं चाल बदलते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं तो भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा सी, भू स्थिर रहते हैं, या फिर इसी को जियो स्टेशनरी कहा जाता है। ठीक है ना, तो पृथ्वी से 36,000, ठीक है ना, 36,000 किलोमीटर ऊपर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जियो स्टेशनरी की अवस्था दिखेगी। ठीक है ना, तो जो आपके संचार उपग्रह होते हैं वो लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर होते हैं, या फिर कहा जाए कि आपके जियो स्टेशनरी में स्थित रहते हैं। ठीक है ना, या फिर भू स्थिर रहते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। निम्नलिखित पदार्थों में किसकी चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है? पूछा गया है चालकता जो होती है वो तापक्रम के साथ बढ़ेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है भाई कि अगर किसी भी धातु, कोई भी धातु दी रहे और उसका तापक्रम, उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उसकी जो कंडक्टिविटी होगी वो बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। ठीक है ना। तो ऑप्शन से देखते हैं भाई, जो जो धातु होंगे वो इसका आंसर नहीं होने वाले हैं। ठीक है। तो तांबा क्या है धातु, तो बिल्कुल नहीं होगा। चांदी भी बिल्कुल नहीं होगा और लोहा भी बिल्कुल नहीं होगा। बात करते हैं जर्मेनियम। जर्मेनियम क्या है भाई, आपका सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है। और अर्धचालक की बात करते हैं, जो अर्धचालक होते हैं ना, अर्धचालक, इनका टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका कंडक्टिविटी होगी, जो चालकता होगी वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है। तो क्या होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन पूछा गया आपसे, 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समषट्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ठीक है ना। बात करते हैं समषट्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है ना। यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा गया है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा भाई, फॉर्मूला होता है 6 आपका √3/4 इंटू में ए स्क्वायर। ए क्या है, यहाँ पे भुजा है और यहाँ पे भुजा दिया गया है। अब इसी फॉर्मूले में हमको इसको पुट कर देना है। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 6√3/4। ए बराबर क्या दिया हुआ, 2√3 दिया हुआ है, 2√3 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेना है। 6√3/4 इंटू में 2√3 या फिर 2√3। ठीक है। चलिए अब देखते हैं कुछ कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रूट में 4 है और रूट में 4 है तो ये बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 6√3 अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 2√3 इंटू में 2√3। अब यहाँ पे 2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दीजिए। अब यहाँ पे 6√3 और √3, इस √3 को इस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा भाई इंटू में 3 और यहाँ पे बच रहा है √3, तो इसके क्या हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई करिए, 6×3 = 18 √3। ठीक है ना। कितना आंसर आया, 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। दिया हुआ है 2x प्लस रूट 2/x = 3। तो आपका वैल्यू पूछा गया है x³ + 1/x³ + 2 का वैल्यू पूछा गया है। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, बात करते हैं 2x + 2/x = 3 दिया हुआ है। अगर हम बात करें यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन लिया हमने, x + 1/x = 3 हो जाएगा। अगर हम बात करें x + 1/x की, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 2 इधर आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे x + 1/x है और इसकी वैल्यू 3/2 है। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसका कर देते हैं क्यूब। तो भाई हम कर देते हैं क्यूब। अगर हमने कहा x + 1/x का होल क्यूब कर दें और इधर भी क्या हो जाएगा, 3/2 का होल क्यूब। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, x + 1/x³ का जो फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, x³ + 1/x³ प्लस में 3 × x × 1/x और क्या हो जाएगा, x + 1। और यहाँ पे देखिए कितना है, 3/2 का होल क्यूब है। क्या हो जाएगा, 3 × 9 = 27 बट्टे में 2 × 4 = 8। ठीक है। अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। x से x कैंसिल आउट कर दीजिए और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, x³ + 1/x³ प्लस में यहाँ पे 3 है और x + 1/x³, x। ठीक है ना। इसकी वैल्यू हमने निकाली थी 3/2, तो यहाँ पर दीजिए 3/2 = यहाँ पे क्या था, 27/8 था। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x³ + 1/x = अब यहाँ पे देखिए वैल्यू है पूरी की पूरी, ठीक है ना, कांस्टेंट वैल्यू। इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, 3 × 9/2 और यहाँ पे कितना था, 27/8 और ये इधर हमने ट्रांसफ़र किया तो माइनस में हो जाएगा, 3 × 9 और बटे में 2। ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा ज़रूर है भाई। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन का लेवल जो है वो थोड़ा सा आपको हाई ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है। तो x³ + 1/x³
इज इक्वल टू 27/8 और 9/2। इसको अगर जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे जाएगा 9 चौके 36, मतलब 27/8 माइनस 36 सॉरी, अब इसको सॉल्व किया तो क्या हो, 27 माइनस 36/8। अब जब 27 में से 36 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -9 और बटे में 8। ठीक है ना, इतना ही आएगा। ठीक, अब देखिए, अब वैल्यू जो पूछा गया है, वैल्यू पूछा गया भाई आपसे x³ + 1/x³ + 2। ठीक है ना, तो अब हम करेंगे क्या भाई, वैल्यू हमें ज्ञात करनी है इतना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू पता है, हम क्या करेंगे x³ + 1/x³। अब यहाँ पे हम कर देते हैं +2 इधर भी और कर देंगे +2 इधर भी। ठीक है, तो माइनस यहाँ पे क्या था, +2 करना, +2 कर दिया और -9/8। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे 8 दूनी 16 और 16 में से 9 होगा कितना हो जाएगा, x³ + 1/x³ + 2 इज इक्वल टू 8 दूनी 16, 16 में से 9 गई 7 और 7/8। जो हमारा आंसर आया इसका वैल्यू तो कितना आ गया, 7/8। इसी का तो वैल्यू पूछा गया था, x³ + 1/x³ + 2। देखिए यहाँ पे उसकी वैल्यू कितनी है, 7/8। देखिए यहाँ पे यही पूछा गया था। ठीक है, x³ + 1/x³ + 2, इसका वैल्यू कितना आ गया, 7/8। ठीक है ना, डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं भाई। अब देखिए, यदि द्विघाती समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है 2x² + px + 4, इसका एक मूल दिया है 2, तो उसका दूसरा मूल हमें ज्ञात करना है। देखिए ये भी थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन जरूर होगा, बट आपको लगाना है भाई। ठीक है ना, बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा हमें देखना है भाई। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मूल दिया हुआ है, ठीक है ना, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे तो p की वैल्यू आएगी, और p की वैल्यू आएगी तो हमें एक इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं, x की वैल्यू 2 रखते हैं, तो 2 यहाँ पे क्या x² है, तो 2² कर दिया हमने, प्लस में यहाँ पे p है, यहाँ पे इंटू में 2 कर दिया और प्लस में 4 कर दिया, इज इक्वल टू 0। ठीक है, हो जाएगा यहाँ पे 8 प्लस में 2p और प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। अगर हम p की वैल्यू निकालना चाहें तो 2p इज इक्वल टू 8 और 4 12, इधर जाएगा -12 हो जाएगा, और तो p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -6। अब p की वैल्यू हम इस वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हमने जब यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट किया तो 2x² -6 है, तो हमने p की वैल्यू यहाँ पर रख दी -6x प्लस में 4। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। अगर हम कहें इसका फैक्टर करें तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो 2x² -4x -2x + 4 इज इक्वल टू 0। अगर हम कहें यहाँ पे 2x कॉमन ले लें, 2x कॉमन लिया तो x -2, और यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए कितना, आप यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं भाई, 2 कॉमन ले लीजिए। ठीक है ना, क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, अगर 2 हमने यहाँ पे कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं -2 कॉमन ले लेते हैं भाई, -2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x और यहाँ पे -2 हो गया। ठीक है, तो एक तरफ हो गया 2x -2 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 2 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 आ गई। ठीक है ना, x की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, 1 आ गई। ठीक है ना, तो दूसरी वैल्यू जो क्या होगी हमारे पास, वो c हो जाएगा, इसका राइट आंसर +1। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे सही है बिल्कुल, 6 है, यहाँ पे +4 है, और हमने यहाँ पे किया 4 दूनी 8, 4 और 2 6। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, मई 2018 में किस राज्य में सैन्य अभ्यास विजय प्रहार संपन्न हुआ। देखिए ये क्वेश्चन है, मई 2018 का पेपर था और करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो 2018 में पूछा गया, मई 2018 में जो सैन्य अभ्यास हुआ था विजय प्रहार कहाँ हुआ, तो याद रखिएगा राजस्थान में। ठीक है ना,
तो 2018 का पेपर है, तो यहाँ से आपको करंट अफेयर ये याद नहीं रखना है। आपके जो करंट अफेयर कहा जाएगी अभी से स्टार्ट जो चल रहे हैं, यहाँ से जब तक पेपर आपका शुरू नहीं हो जाए तब तक के करंट अफेयर आपको याद रखने हैं। कम से कम 6 महीने का तो आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। तो करंट अफेयर आप अभी से ही प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में बैडमिंटन का महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो भाई साइना नेहवाल का, ठीक है। साइना नेहवाल में राष्ट्रमंडल खेल 2018 में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना भाई, राष्ट्रमंडल खेल का क्वेश्चन है, तो आपको राष्ट्रमंडल खेल के आगामी जो होने वाले हैं ये भी याद रखना है कहाँ पे होंगे वो, ठीक है ना। तो करंट अफेयर के क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे वहाँ पे। अभी फिलहाल देख लीजिए कि 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे करंट अफेयर का वो किस तरीके से है। तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। विश्व प्रेस सूचकांक स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत का स्थान क्या रहा? तो 2018 में बात करते हैं तो 138वां था, ठीक है ना। प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं तो 151 है, ठीक है ना। कितना है? 151 है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें मलेच्छ कहा जाता है? तो ये किसमें कहा गया, किस ग्रंथ में कहा गया? तो याद रखिएगा भाई, शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, ठीक है ना। क्या कहा गया है? मलेच्छ कहा गया। किसे कहा गया है? जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको, ठीक है ना। क्या करना है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और बताना है भाई यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है। देखिए एक तरफ सूची में दिया है राजा और दूसरी तरफ उनकी पत्नियों के नाम दिए गए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को भाई। पहला आपको जो दिया गया है चंद्रगुप्त प्रथम, तो चंद्रगुप्त प्रथम की जो पत्नी थी वो कौन थी भाई? तो कुमार देवी थी, ठीक है ना, कुमार देवी, ठीक है। समुद्रगुप्त की बात करते हैं तो समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम क्या था? दत्ता देवी, ठीक है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करते हैं तो उनकी बीवी का नाम था कुमार नागा, और कुमार गुप्त प्रथम की पत्नी का नाम अनंत देवी था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर का। अर्थशास्त्र पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि भाई कोड दिए गए हैं, बताना कि आपको कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा यहाँ पे कथन सही है। पहला देखिए, यह भारतीय राज शासन के संबंध में उपलब्ध प्राचीन उत्कृष्ट रचना है, तो बिल्कुल सही है। भारतीय राज शासन के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम उत्कृष्ट रचना है, बिल्कुल सही है, ठीक है। पहला ऑप्शन सही है। इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य तथा शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना भाई कि गलती से भी गलती ना हो। अगर हम बात करें अर्थशास्त्र की तो कौटिल्य ने लिखा था और मौर्य साम्राज्य में, बट ये याद आपको ध्यान रखना है भाई कि इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य तथा शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, तो ये ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों ही कथन यहाँ पे सही होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। इनमें से किसने दिल्ली को विश्व उत्कृष्टतम शहरों में से एक के रूप में बताया है? ठीक है ना, तो याद रखिएगा किसने बताया है? इब्ने बतूता ने, ठीक है ना। किसने बताया है? इब्ने बतूता ने बताया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा वो कौन है? लॉर्ड रिपन थे, ठीक है ना। कौन था? लॉर्ड रिपन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है? तो याद रखिएगा 14 दिन, ठीक है ना। जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो उसे 14 दिन पहले यह इन्फॉर्म कर दिया जाता है, पहले उनको सूचना दे दी जाती है, ठीक है ना। और याद रखिएगा महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये अनुच्छेद 61 में इसकी चर्चा की गई है, अनुच्छेद 61 में। चलिए भारत में किस राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? ठीक है ना, तो राज्यपाल की बात हो रही है, इनके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो याद रखिएगा भाई यहाँ पे बिल्कुल गलत ना हो, क्योंकि अधिकतम मैक्सिमम लोग भारत का राष्ट्रपति यहाँ पे आंसर करके आते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। राइट आंसर क्या है? राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो राज्यपाल को उसके पद की गोपनीयता की शपथ दिलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं। हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के तीनों सोपानों की व्यवस्था का विवेचन किया गया है? तो याद रखिएगा भाग नंबर 9 में, ठीक है ना, भाग नंबर 9 में किया गया है, आर्टिकल 243, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल
शोधनशाला नहीं है, ठीक है ना, जो तेल शोधशाला है वो नहीं है, याद रखिएगा। गुजरात में बिल्कुल है जामनगर, ठीक है ना, जामनगर जो कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोध खाना है। केरल में भी है, कोच्चि रिफाइनरी है, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल में कहा जाए कि हल्दिया, ठीक है ना, हल्दिया रिफाइनरी है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में कोई भी तेल शोध खाना नहीं है, और ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? अब देखिए यहाँ पे ऐसी नदी है जो कि आपने कभी नाम ना सुनी हो शायद, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है भाई कि हंटर रिवर, फ्लिंडर रिवर और गिलपर्ट रिवर, ये दोनों ही ऑस्ट्रेलिया में बहती हैं, तीनों ही। ऑरेंज रिवर की बात करते हैं तो ऑरेंज रिवर आपके ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है, ठीक है ना, ये साउथ अफ्रीका में बहती है, और साउथ अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कही जाती है ऑरेंज रिवर, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा 20वें का? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास हुआ? ह्रास, ह्रास मतलब कमी आई थी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा नागालैंड में, ठीक है ना, 2011 की जनगणना में नागालैंड में कहा जाए कि ह्रास देखने को मिली थी, पॉपुलेशन में कमी आई थी। कितना आया था? 0.6%, ठीक है ना, 0.6%। अब 0.6% भले ही है, याद रखिएगा, ठीक है ना, 0.6%। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की। माल्थस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है? ठीक है ना, तो याद रखिएगा जन्म नियंत्रण, ठीक है ना, जन्म नियंत्रण जो है ये जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी होता है माल्थस के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवोम नहीं है? रेगिस्तान, घास का स्थल, टुंड्रा, ये तीनों के तीनों जीवोम हैं। बट बात करें पारिस्थितिकी तंत्र की, जो पारिस्थितिक तंत्र है ये जीवोम का हिस्सा नहीं माना जाता है, मतलब ये जीवोम नहीं है, ठीक है ना, ये जीवोम नहीं है, ये जीवोम का एक हिस्सा होता है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। ये एक जीवोम नहीं है, ये एक जीवोम का हिस्सा होता है। बायोम जो होता है ना, बायोम का एक हिस्सा है पारिस्थितिकी तंत्र। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा भाई उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में आपका दुधवा नेशनल पार्क स्थित है, ठीक है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चतुर्थ चक्र के अनुसार वर्तमान में TFR कुल प्रजनन दर बच्चे प्रति महिला है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2.2 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 2.2, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किसे महाविभाजन का वर्ष माना जाता है? महाविभाजन का वर्ष, महाविभाजन का वर्ष का मतलब है कि इस वर्ष जो कहा जाए भारत में जनगणना जो हुई थी ना, यहाँ पे पॉपुलेशन में कमी देखने को मिली थी, ठीक है ना, तो वो 1921 में, 1921 में कहा जाए कि 0.31%, 0.13% आपका पॉपुलेशन में गिरावट देखने को मिला था, ठीक है ना, जो लगभग 77 लाख के बराबर था, ठीक है ना, कितना 77 लाख, तो 77 लाख की कमी देखने को मिली थी 1921 में, इसीलिए महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है 1921 को। चलिए SRI विधि संबंधित है, ठीक है ना, SRI विधि, तो याद रखिएगा SRI विधि जो है वो आपके धान से संबंधित है, ठीक है ना, किससे? धान से संबंधित है, ठीक है ना, जो धान का रोपण होता है, रोपाई होती है, वही SRI विधि, जिसको श्री भी कहा जाता है, ठीक है ना, श्री, ठीक है ना, श्री कहा जाता है, तो वो किससे संबंधित है? धान से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए एक तरफ अनाज के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ कुछ डिसीज़ के नाम दिए गए हैं, ठीक है ना, होने वाले जो डिसीज़ होते हैं। तो याद रखिए भाई, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, अगर बात करें मूंगफली, फली छेदक, चना फली छेदक, धान बंका, मक्का तना छेदक, तो याद रखिए चने में फली छेदक होता है, धान में बंका रोग होता है और मक्का में तना छेदक रोग होता है। बट बात करते हैं मूंगफली में, मूंगफली में आपका फली छेदक रोग नहीं होता, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, मक्का आलू मूंग के फसल चक्र की सघनता कितनी है? तो याद रखिएगा 30%, 300%, ठीक है ना, कितना 300%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मूंगफली एक तरफ कहा जाए कि अनाज दिए गए हैं और
दूसरी तरफ उनकी कुछ प्रजातियों के नाम दिए गए हैं, ठीक है ना। चलिए, मूंगफली कौशल बिल्कुल सही है, सरसों वरदान बिल्कुल सही है, चना उदय बिल्कुल सही है। बट बात करते हैं अलसी चमत्कार, ठीक है ना। जो अलसी है ये कहा जाए कि जो चमत्कार किस्म है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो चमत्कार है ना ये किस्म है मटर की, किसकी, मटर की है, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारे कहा जाए कि जीएस वाले क्वेश्चन हमारे यहाँ पे आज 2018 में जो आए हुए थे ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। और आपने लेवल भी चेक कर लिया होगा भाई कि जीएस का लेवल क्या रहा, ठीक है। तो अभी से ही तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है आपका जीएस का। अगर आपको एलटी में जॉब चाहिए तो अभी से लग जाइए जीएस के लिए, ठीक है ना। क्योंकि जो लेवल आपको देखने को मिल रहा है कि एक जो शिक्षक पात्रता होती है यहाँ पे उसके हिसाब से लेवल बहुत ही हाई है, ठीक है ना। बिल्कुल कहा जाए कि जो लोक सेवा आयोग कराता है उनके ही लेवल का ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो अभी से ही तैयारी में लग जाइए और आने वाला जो समय बचा हुआ है उसका सदुपयोग करिए, ठीक है। चलिए, देखिए ये वीडियो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और मेरी पेड क्लासेस चलती हैं, तो पेड क्लासेस के लिए आप भाई कांटेक्ट कर सकते हो। मोबाइल नंबर है 9140402099, ठीक है ना। चलिए, आज के सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।